अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच जंग में सिर्फ ईरान ही नहीं पिस रहा। वर्ल्ड मैप पर एक और देश है जहां जनवरी 2026 से हालात बेहद खराब चल रहे हैं, जब से अमेरिका ने उस पर सैंक्शंस लगाए। नमस्ते, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं खबरगांव। यूएसए की मनमानी और उसका बेहद डरावना नतीजा भुगत रहे एक और देश का किस्सा बताएंगे आज की वीडियो में। बात क्यूबा की, जहां आम जीवन ठप पड़ा है, जहां सड़कें भरी पड़ी हैं खराब खाने से, ईंधन की किल्लत में पावर फेलियर्स के चलते जहां ना अस्पताल काम कर पा रहे हैं, न घर में रखे रेफ्रिजरेटर्स, न मच्छरों से बचाव हो पा रहा है, न गर्मी से और ना ही देश के बिगड़ते हालातों से। सिलसिलेवार ढंग से समझते हुए चलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सीवी में इस साल 2 एक्शंस जुड़े। पहले वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को अमेरिकी फोर्सेस ने अगवा किया, फिर ईरान पर इजराइल के साथ मिलकर हमला किया। हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की हत्या कर दी गई। 29 जनवरी को ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया जिसमें उन्होंने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की और क्यूबन गवर्नमेंट पर आरोप लगाया कि वो ऐसे काम कर रही हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए हार्मफुल और थ्रेटनिंग है। इस ऑर्डर में स्पेसिफिकली बोला गया कि क्यूबा की गवर्नमेंट रशिया, चाइना और ईरान जैसे हॉस्टाइल देशों के साथ अलाइन करती है और कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स और एंटी यूएस एक्टर्स को सपोर्ट भी करती है। साथ ही क्यूबन गवर्नमेंट पर यह आरोप भी लगाया गया कि वो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स पर जुल्म करती है, फ्री स्पीच और मीडिया को दबाती है और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस में इन्वॉल्व है। ये सब पहले भी कई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस रिपोर्ट कर चुकी हैं। इस ऑर्डर का असर ये हुआ कि क्यूबा पर एक तरह का ऑयल ब्लॉकेड लग गया। यूएसए ने ऐसे रूल्स बना दिए कि जो भी कंट्री डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्यूबा को तेल देगी उस पर टैरिफ्स या पेनल्टीज लग सकती हैं, जिसकी वजह से मेक्सिको और दूसरे देशों ने अपनी ऑयल शिपमेंट्स रोक दी। साथ ही यूएस एक्टिवली ये ट्राई कर रहा है कि क्यूबा तक ऑयल पहुंचे ही ना। टाइम के एक आर्टिकल के मुताबिक शिप ट्रैफिक लगभग रुक गया है, कुछ वेसल्स को इंटरसेप्ट या डाइवर्ट भी किया गया है, जिससे क्यूबा में सप्लाई और कम हो गई है। बाद में कुछ लिमिटेड रिलैक्सेशन दी गई, जैसे प्राइवेट सेक्टर के लिए थोड़ी बहुत फ्यूल सप्लाई या रीसेल की परमिशन, पर यह इतनी कम है कि क्यूबा की डेली रिक्वायरमेंट, जो कि लगभग 1 लाख बैरल के आसपास है, उसको पूरा नहीं कर पाती। ट्रंप का वेनेजुएला वाला स्टेप इनडायरेक्टली क्यूबा के लिए प्रॉब्लमैटिक बन गया, क्योंकि क्यूबा काफी हद तक वेनेजुएला के सपोर्ट पर डिपेंडेंट था। दरअसल सालों तक वेनेजुएला क्यूबा को सस्ता ऑयल सप्लाई करता आया है। कई बार तो देश की कुल जरूरत का बड़ा हिस्सा वहीं से आता था और उसी पर क्यूबा का एनर्जी सिस्टम टिका हुआ था। यूएस इंटरवेंशन के बाद वेनेजुएला से आने वाली ऑयल सप्लाई भी काफी हद तक रुक गई है, जिससे क्यूबा में फ्यूल क्राइसिस और गहरा गया है। इसी कॉन्टेक्स्ट में ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का नेक्स्ट फोकस क्यूबा हो सकता है, जहां उनका एम होगा वहां के करंट लीडर मिगेल दियाज कैनेल को हटाना। स्पेकुलेशन ये भी है कि ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बाद यूएस अपनी अटेंशन क्यूबा की तरफ शिफ्ट कर सकता है। सिंपल टर्म्स में लोग इसे एक पैटर्न के रूप में देख रहे हैं, पहले वेनेजुएला, फिर ईरान और शायद नेक्स्ट क्यूबा। ट्रंप के एक्शन का असर क्यूबा पर क्या पड़ रहा है उसे भी डिटेल में जान लेते हैं। यूएस सैंक्शंस के बाद क्यूबा इज अंडरगोइंग अ मेजर क्राइसिस, और ये बेसिकली एक इकोनॉमिक, एनर्जी और ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम का मिश्रण है, जो वहां लोगों के रोजमर्रा के जीवन में खासा अड़चने पैदा कर रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा है फ्यूल की हैवी शॉर्टेज। हालात ये हैं कि क्यूबा के पास बेसिक काम चलाने के लिए भी पर्याप्त फ्यूल नहीं है, इसीलिए बिजली बार बार कट जाती है, ट्रांसपोर्ट को लेकर दिक्कतें खड़ी हो रही हैं और नतीजन ओवरऑल इकोनॉमी स्लो हो गई है। डोमिनो इफेक्ट जैसा है सब, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, सब अफेक्ट होता चला जा रहा है। इस फ्यूल शॉर्टेज का डायरेक्ट असर ये हुआ है कि पूरे देश में मैसिव पावर कट्स हो रहे हैं। क्यूबा का इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम पहले से ही पुराना और कमजोर है। अब पावर प्लांट्स के पास चलने के लिए पर्याप्त फ्यूल नहीं है, इसीलिए बार बार बंद हो जाते हैं। कई जगहों पर घंटों या कई बार दिनों तक बिजली ही नहीं आ रही। ये सिर्फ इनकन्वीनियंस नहीं है, इसका इम्पैक्ट काफी सीरियस है। हॉस्पिटल्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, इंटरनेट और कम्युनिकेशन बंद हो रहा है और जीवन यापन करना ही मुश्किल हो गया है। जब बिजली बार बार कटती है या पावर डिसरप्शंस होते हैं तो बेसिक सर्विसेज भी फेल होने लगती हैं। इस क्राइसिस के चलते क्यूबा में खाना, पानी और दवाओं की भी खासा शॉर्टेज हो गई है। जब फ्यूल ही कम है तो ट्रांसपोर्ट और सप्लाई चेन प्रॉपर्ली काम नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। इसका इंटर्न असर ये है कि फूड प्रोडक्शन कम हो गई है।
फ्रिज ऑब्वियसली काम नहीं कर पा रहे, पावर कट्स बेहद फ्रीक्वेंट हैं, साफ पानी तक के लाले पड़े हैं। देखिए, साफ पानी के लिए और वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए, इन दोनों के लिए भी बिजली चाहिए होती है, जिसके लिए फ्यूल ज़रूरी है। अस्पताल भी सफ़र कर रहे हैं, ऑपरेशंस के बीच में लाइट चली जाती है क्योंकि बिजली बनाने के लिए पर्याप्त ईंधन ही नहीं है। ज़रूरी दवाओं की शॉर्टेज है, नए बैच आ नहीं पा रहे, मौजूदा बैच में दवाएं प्रॉपर स्टोरेज या रेफ्रिजरेशन ना होने से ख़राब हो रही हैं। क्यूबा में डेली लाइफ धीरे धीरे ख़राब होती जा रही है, बेहद ख़राब। फ्यूल की किल्लत के चलते पब्लिक ट्रांसपोर्ट या तो अनरिलायबल हो गया है या बिल्कुल बंद हो गया है। स्कूल्स, ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स कुछ भी रेगुलर तरीके से नहीं चल पा रहा। इनफैक्ट सर्विसेज एज बेसिक एज वेस्ट कलेक्शन, मतलब कूड़ा उठाना, वो तक डिस्टर्ब हो चुकी है। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस, खाने की कमी और रोज हो रहे लंबे लंबे पावर कट्स की वजह से क्यूबा में पब्लिक प्रोटेस्ट फिर से बढ़ने लगे हैं। हाँ, सरकार के स्ट्रिक्ट एक्शन और मजबूत रिप्रेशन की वजह से जुलाई 2021 जैसे बड़े और नेशन वाइड प्रोटेस्ट्स कम देखने को मिलते हैं। क्यूबा में 2021 जुलाई के प्रोटेस्ट, खासकर 11 जुलाई के बाद वालों, उनकी वजह थी सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस, खाने और दवाओं की शॉर्टेज और पावर कट्स। ये हालात कोविड-19 के दौरान ज़्यादा ख़राब हुए थे, जिसने लोगों में काफ़ी रोष भड़का दिया था। अभी भी प्रोटेस्ट भले ही 2021 जितने मैसिव नहीं हैं, लेकिन लोगों की नाराज़गी छोटे छोटे लोकल प्रोटेस्ट्स और रेजिस्टेंस के ज़रिए लगातार देखने को मिल रही है। आम लोगों के लिए इस सब का मतलब है ख़राब होती लिविंग कंडीशंस, बेसिक चीज़ों के लिए लंबी कतारें और हर दिन सर्वाइवल से जुड़ी टेंशंस और अनसर्टनिटी का बढ़ना। इस क्राइसिस की जिम्मेदारी किसकी है, ये बहस का मुद्दा है, और इसका सही जवाब किसी एक छोर पर नहीं, पर बीच में कहीं जाकर मिलता है। मतलब समझते हैं। देखिए, एक साइड पर यूएसए का इसमें एक बड़ा रोल है, क्योंकि उसने क्यूबा पर काफ़ी टाइम से इकोनॉमिक एम्बार्गो और स्ट्रिक्ट सैंक्शंस लगा रखे हैं। इन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से क्यूबा के लिए ग्लोबल मार्केट्स, फाइनेंशियल सिस्टम्स और ज़रूरी इंपोर्ट्स जैसे ऑयल, फूड, मेडिसिन तक एक्सेस करना मुश्किल हो रहा है। इवन जो देश क्यूबा के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, वो भी यूएस पेनल्टीज के डर से पीछे हट रहे हैं। क्यूबा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक तरह का इकोनॉमिक ब्लॉकेड है, जो धीरे धीरे पूरे देश को चोक कर रहा है। पर कहानी सिर्फ इतनी हो ऐसा भी नहीं। जहां एक तरफ यूएसए द्वारा लगाए गए रिस्ट्रिक्शंस हैं, वहीं दूसरी तरफ है क्यूबा का अपना इंटरनल सिस्टम। ये भी हालिया क्यूबन क्राइसिस के लिए जिम्मेदार है। क्यूबा की इकोनॉमी ज्यादा सेंट्रलाइज्ड और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, जो अक्सर स्लो, इनएफिशिएंट और चेंज के प्रति रेजिस्टेंट रही है। क्यूबा का इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर एनर्जी सेक्टर, काफ़ी पुराना है, साथ ही उसे ठीक से मेंटेन भी नहीं किया गया है। इनके अलावा क्यूबा डोमेस्टिक प्रोडक्शन से ज़्यादा इंपोर्ट्स पर डिपेंड करता है, इसीलिए जब बाहर से सप्लाई रुकती है तो क्यूबा पर इसका इम्पैक्ट तुरंत पड़ता है। क्रिटिक्स का कहना है कि गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को मॉडर्नाइज नहीं किया और ना ही ऐसे फ्लेक्सिबल सिस्टम्स बनाए जो ऐसे शॉक्स हैंडल कर सके। आसान शब्दों में समझें तो यूएस द्वारा क्रिएट किए गए एक्सटर्नल प्रेशर ने सिचुएशन को और ख़राब किया है, लेकिन क्यूबा की इंटरनल वीकनेस पहले से ही सिस्टम को खोखला कर चुकी थी, जिसके चलते यूएसए के रिस्ट्रिक्शंस का इम्पैक्ट और ज़्यादा हुआ। पर क्या आप जानते हैं कि ये पहली बार नहीं है दैट क्यूबा ऐसे क्राइसिस से गुजर रहा है। नहीं, हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की बात नहीं कर रहे। 1990s के शुरुआत में भी क्यूबा में लगभग ऐसी ही सिचुएशन थी, जब इस देश का सबसे बड़ा इकोनॉमिक सपोर्टर सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया था। 1991 में यूएसएसआर 15 देशों में बंट गया था, याद है? जी, एग्जैक्टली वही। जब सोवियत यूनियन से मिलने वाली एड और ट्रेड अचानक बंद हुआ तो क्यूबा अपना ज़्यादातर फ्यूल और फाइनेंशियल सपोर्ट खो बैठा था। इस फेज को स्पेशल पीरियड कहा गया। उस टाइम पर भी कंट्री ने लंबे लंबे पावर कट्स, सिवियर फूड शॉर्टेज और लिविंग स्टैंडर्ड्स में शार्प डिक्लाइन देखा था। फ्यूल की कमी की वजह से लोगों ने साइकिल्स यूज़ करना शुरू कर दिया था और माल न्यूट्रिशन, मतलब कुपोषण, भी काफ़ी कॉमन हो गया था। आज की क्राइसिस काफ़ी हद तक 1991 के स्पेशल पीरियड से मेल खाती है, जैसे फ्यूल की कमी, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर्स और बेसिक चीज़ों की भारी शॉर्टेज। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस भी हैं। आज वाला क्राइसिस सडन नहीं है, ये स्लो है, जो लंबे अरसे से चला आ रहा है। साथ ही अब इंटरनेट और सोशल मीडिया होने की वजह से लोगों की नाराज़गी ज़्यादा विजिबल हो गई है, इसीलिए प्रोटेस्ट्स भी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। एक और बड़ा डिफरेंस ये है कि 1990s के कंपैरिजन में आज क्यूबा के पास स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल एलाइज कम हैं, जिसकी वजह से रिकवरी और भी मुश्किल हो गई है।
काफ़ी लोग क्यूबा की सिचुएशन को उसके इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर वेनेजुएला से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि वेनेजुएला ने भी एक टाइम पर सिवियर इकोनॉमिक कोलैप्स फेस किया था, जिसमें हाइपर इन्फ्लेशन मतलब महंगाई का बहुत तेज़ी से बढ़ना, मास माइग्रेशन मतलब लोगों का देश छोड़कर जाना और बेसिक चीज़ों की हैवी शॉर्टेज देखने को मिली थी। लेकिन वेनेजुएला और क्यूबा के बीच फ़र्क है। सबसे बड़ा डिफरेंस सिस्टम और कंट्रोल का है। क्यूबा में गवर्नमेंट का कंट्रोल काफ़ी स्ट्रॉन्ग और सेंट्रलाइज्ड है। वहाँ मिलिट्री भी सिस्टम को स्टेबल रखने में बड़ा रोल प्ले करती है। इस वजह से वहाँ कंप्लीट केओस हो या सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स कर जाए, आसार उसके बहुत कम है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इन्फ्लेशन की है। क्यूबा में इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन वो वेनेजुएला की तरह गैलपिंग इन्फ्लेशन मतलब एक्सट्रीम लेवल पर हाइपर इन्फ्लेशन तक नहीं पहुंचा है। मसलन क्यूबा का इन्फ्लेशन लगभग 12 से 13% के आसपास है, जबकि वेनेजुएला में ये सैकड़ों प्रतिशत 400% से 600% तक पहुंच चुका है। तो क्यूबा का फ्यूचर सडन क्रैश जैसा नहीं लगता, बल्कि ज़्यादा चांसेस हैं कि वो स्लो और लॉन्ग टर्म डिक्लाइन फेस करेगा। अब जब हर दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं, तो ये सवाल उठ रहा है कि क्या क्यूबा में पॉलिटिकल चेंज या रिजीम चेंज हो सकता है। लोगों का गुस्सा क्लियरली बढ़ रहा है और प्रोटेस्ट्स भी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, लेकिन नियर फ्यूचर में अचानक गवर्नमेंट चेंज हो ऐसा शायद ना हो। क्यों? क्योंकि क्यूबन गवर्नमेंट की मीडिया, कम्युनिकेशन और सिक्योरिटी फोर्सेस पर काफ़ी मजबूत पकड़ है। इस वजह से वो प्रोटेस्ट्स और ऑपोजिशन को मैनेज और कंट्रोल कर लेती है, जिससे सिचुएशन कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होती। एक और बड़ा फैक्टर है क्यूबा में स्ट्रॉन्ग और ऑर्गेनाइज्ड ऑपोजिशन का काफ़ी वीक होना। लोगों में नाराज़गी तो है, लेकिन ऐसा कोई क्लियर ऑल्टरनेटिव लीडर या ऑल्टरनेटिव सिस्टम नहीं है जो करंट गवर्नमेंट को रिप्लेस कर सके। साथ ही क्यूबन मिलिट्री गवर्नमेंट के साथ खड़ी है और जब तक ये सपोर्ट बना रहेगा, तब तक रिजीम के स्टेबल रहने के चांसेस हाई हैं। हालांकि रशिया और चाइना सपोर्ट के चलते क्यूबा यूएस के रडार पर था, लेकिन इन्हीं देशों से क्यूबा को लिमिटेड सपोर्ट मिल जाता है, जो उसे पूरी तरह आइसोलेट होने से बचा लेता है। सिंपल वर्ड्स में क्यूबा का क्राइसिस किसी एक रीजन की वजह से नहीं है, बल्कि मल्टीपल फैक्टर्स का मिश्रण है, मिक्स है, जैसे एक्सटर्नल प्रेशर, यूएस सैंक्शंस, इंटरनल वीकनेस, वीक सिस्टम और फॉरेन सपोर्ट पर पुरानी डिपेंडेंस। ये कोई सडन कोलैप्स नहीं है, बल्कि एक स्लोली पर लगातार खराब होती सिचुएशन है, जहां लोगों का जीवन धीरे धीरे और ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। अभी के लिए सिस्टम प्रेशर में है, लेकिन कंप्लीटली टूट नहीं रहा। इसीलिए क्यूबा एक ऐसी सिचुएशन में अटका हुआ है जहां ना कोई क्विक सोल्यूशन है, ना ही इजी वे आउट। आज की वीडियो यहीं तक। इस विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमसे साझा ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए विदा लेती हूँ। कैमरा के पीछे हमारे साथी इरशाद, मेरा नाम है आस्था। बने रहिए खबरगाहों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।